हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में इस सेशन में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो अपना सेशन था या जो लेक्चर वीडियो था, उसमें अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो उसके आगे का टॉपिक अपन लेते हैं। तो अपना जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक मेथड है वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस हीटिंग। मतलब रेजिस्टिंग हीटिंग आपका एक मेथड है या एक टाइप है आपका किसका, इलेक्ट्रिक हीटिंग का। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस हीटिंग होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग इज डिफाइंड एज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मटेरियल दैट प्रिफरेबली हैज हाई रेजिस्टेंस। मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वही हीटिंग है जो कि आपको एक करंट को किसी भी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल से के थ्रू आप क्या करें, फ्लो करवाएं। तो उस हाई करंट फ्लो के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके हाई रेजिस्टेंस के कारण, वो हीट ही आपका जो भी चार्ज है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हीट करने के काम आती है। एज द करंट पासेस थ्रू द मटेरियल, ओमिक लॉसेज आई स्क्वायर आर लॉसेज अकर्स। These losses cause due to conversion of electrical energy into heat energy। मतलब जैसे है आपका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर चार्ज से आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो उसके हाई रेजिस्टेंस के कारण उसमें क्या होंगे, आई स्क्वायर आर लॉस होंगे। और उस आई स्क्वायर आर लॉस को अगर अपन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल अपन डिसाइड कर लें कि एक टी आपका क्या है, टाइम इंटरवल है, तो आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल आपकी क्या होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये जो आपकी हीट प्रोड्यूस हुई, ये ही हीट आप क्या करेगी, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको हीट करने में या गर्म करने में काम आएगी। दिस मेथड ऑफ हीटिंग हैज़ वाइड एप्लीकेशन सच एज heat treatment of metals, annealing, hardening, etc., drying and baking of potteries, stopping of enameled ware and commercial and domestic cooking। मतलब आपके जो भी मेटल्स हैं उनकी एनलिंग करना, उनको हार्ड करना, उनको ड्राई करना, जो भी आपके बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो हीटिंग जो मेथड यूज़ करते हैं वो आपका रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ओवन यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस हीटिंग का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इस जो रेजिस्टेंस हीटिंग का आपका इसका काफ़ी वाइड एरिया में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर अप टू अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी ऑब्टेन्ड इन ओवन्स एम्प्लॉइंग वायर रेजिस्टेंस फॉर हीटिंग एलिमेंट्स। मतलब जो आपके ओवन हैं उनमें आप 1000 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग का इंट्रोडक्शन है। इसके आगे अपन इसके देखते हैं कि अब अपन देखेंगे कि जो आपकी रेजिस्टेंस हीटिंग है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसे डिस्कस करने से पहले एक ब्रीफ और आपको जो रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में बता दूँ कि सपोज करें आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस का वायर है। ठीक है, उस हाई रेजिस्टेंस वायर के दोनों को आप क्या करो, एक पावर एसी सिंगल फेज एसी पावर सप्लाई आपने दी। फॉर एग्जांपल आप समझें इसको, एक तरह से आप हीटर के रूप में भी समझ सकते हैं। वहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका जो कोयल होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इस कारण उसमें जैसे उसमें करंट फ्लो होता है तो उसके रेजिस्टेंस के कारण उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं, और वो आई स्क्वायर लॉसेज ही आपको हीट के रूप में अपन को क्या मिलता है, हीट के रूप में वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही आपका एक तरह से क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग है। तो अपन बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग। तो जनरली दो प्रकार की आपकी क्या होती है, रेजिस्टेंस हीटिंग होती है। फर्स्ट है आपकी डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और सेकंड है आपकी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो वन बाय वन इनके बारे में अपन पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले अपन बात करें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होगा, आपका जो करंट है इस वो डायरेक्ट आपका जो भी चार्ज है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू फ्लो होगा, और उस ऑब्जेक्ट का जो भी रेजिस्टेंस है उसके कारण फिर इसमें क्या होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे। तो इन दिस मेथड ऑफ हीटिंग द मटेरियल और चार्ज टू बी हीटेड इज टेकन एज रेजिस्टेंस एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट। मतलब जो भी आपका चार्ज है या जिस भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करना चाह रहे हो, मटेरियल को गर्म करना चाह रहे हो, वो एज एक रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा, और उस पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, करंट उसमें से फ्लो कराएंगे। द चार्ज में बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर पीसेज और ए लिक्विड। मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, चार्ज है, या जो भी आपका मटेरियल है, वो सॉलिड भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, टुकड़ों के रूप में भी हो सकता है, और एक तरल पदार्थ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। Two electrodes are immersed in the charge and connected to the supply in case of availability of direct current or single phase AC supply, and 3 electrodes are immersed in the charge and connected to in case of availability of 3 phase supply। ठीक है, तो यदि आपके पास डीसी सप्लाई या सिंगल फेज एसी सप्लाई है तो आपको 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वो दोनों इलेक्ट्रोड आपके क्या होंगे, जो भी आपका चार्ज है उसके अंदर इमर्ज्ड रहेंगे, मतलब डूबे हुए रहेंगे। ठीक है, और यदि आपके पास अगर 3 फेज पावर सप्लाई अवेलेबल है तो फिर आपको 3 इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो तीनों इलेक्ट्रोड्स फिर आपके चार्ज में क्या रहेंगे, डूबे हुए रहेंगे, इमर्ज रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप व्हेन सम पीसेज ऑफ मेटल्स आर टू बी हीटेड, सम हाईली रेजिस्टिव पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द सरफेस ऑफ पीसेज टू अवॉइड डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट। मतलब डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके कुछ पीसेस गर्म होते हैं, जब उसमें से दोनों इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट फ्लो होगा तो वो करंट आपका जो भी आपका चार्ज है, जो भी मटेरियल है उसके थ्रू फ्लो होगा, तो वो उसमें क्या होंगे, उस पर्टिकुलर चार्ज के कुछ पीसेज क्या हो जाएंगे, गर्म होने लग जाएंगे। जैसे ही वो गर्म होंगे तो अपन क्या करेंगे, बाहर से एक पाउडर फॉर्म में हाईली रेजिस्टिव मटेरियल का पाउडर एक अपन क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, उसके ऊपर छिड़काव करेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो वो क्या, ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों जो भी आपका डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये कर रहे हैं अपन। द करंट फ्लो थ्रू द चार्ज एंड हीट प्रोड्यूस्ड। मतलब जो भी आपका करंट है वो चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा, जिसके कारण आई स्क्वायर आर लॉस के कारण आपकी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बट इट गिव्स यूनिफॉर्म हीट एंड हाई टेम्परेचर। वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस इज साल्ट बाथ फर्नेस हैविंग एन ऑपरेटिंग टेम्परेचर बिटवीन 500 to 1400 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका जो मेजर एप्लीकेशन है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का, वो साल्ट बाथ फर्नेस में होता है, जहाँ पर आपकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी अपन यहाँ पर देख लेंगे। एन इमर्ज इलेक्ट्रोड टाइप मीडियम टेम्परेचर साल्ट बाथ फर्नेस इज शोन इन फिगर, जो कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपका एक साल्ट बाथ फर्नेस का डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है। The bath makes use of supply voltage across two electrodes varying between 5 to 20 वोल्ट। यहाँ पर अपन DC सप्लाई इसकी यूज़ कर रहे हैं, जो कि उसकी रेंज क्या है आपकी 5 से 20 वोल्ट। फॉर दिस पर्पज ए स्पेशल डबल वाउंड ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड विच मेक्स यूज ऑफ 3 फेज सप्लाई, 3 फेज प्राइमरी और सिंगल फेज सेकेंडरी। दिस speaks of an unbalanced load. The variation in the secondary voltage is done with the help of off-load tapping switch of the primary side. This is necessary for starting and regulating the bath load। मतलब यहाँ पर जो आप ट्रांसफार्मर करेंगे वो स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, और उस ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है, जो आपके प्राइमरी साइडिंग के जो टैपिंग स्विचेज हैं उसके द्वारा आप इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो क्या करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि आपको यहाँ पर फर्नेस में दिख रहा है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उन दोनों के बीच अपन ने क्या देंगे, अपन यहाँ पर डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे।
ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो तो दूसरा इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। और इस फर्नेस के अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है, जो भी चार्ज है जिसको आप गर्म करना चाहते हैं, वो अपन फिलअप कर देंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके क्या हैं, इस चार्ज के अंदर क्या है, डूबे हैं, इमर्ज्ड हैं। तो जैसे ही अपन डिसप्लाई करेंगे तो आपका जो करंट है वो इस चार्ज के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। अब चूँकि इस जो चार्ज है इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, आई स्क्वायर लॉस होंगे, जिसके कारण ये चार्ज आपका क्या होगा, हीटअप होने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप डीसी सप्लाई यहाँ पर अप्लाई करेंगे, चार्ज के थ्रू आपका क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। चूँकि आपका जो चार्ज है उसका रेजिस्टेंस आपका क्या है, हाई है, इसलिए इसमें क्या होंगे, आई स्क्वायर आर लॉस हो गए। अगर अपन आई इसके थ्रू करंट फ्लो होने वाला करंट अगर आई माने, तो इसमें क्या होंगे, आपके आई स्क्वायर आर लॉस होंगे। और यही जो लॉसेज हो रहे हैं, यही आपके किसके रूप में प्रोड्यूस होगा, हीट के रूप में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था आपका डायोड रेजिस्टेंस हीटिंग। अब अपन इसके एडवांटेज और एप्लीकेशंस की बात कर लें। तो एडवांटेज अगर अपन देखें तो इसकी जो एफिशिएंसी आती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी होती है। साथ ही ये आपको यूनिफॉर्म और हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड कराती है। मतलब इस प्रकार की जो आपकी रेजिस्टेंस हीटिंग है वो आपको यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड कराती है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उस पर। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हाई टेम्परेचर भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। एप्लीकेशन की बात करें तो जनरली अपन ने बात करी कि यहाँ पर कहाँ पर यूज़ होती है, 60 वाट फर्नेस में और वाटर हीटर्स में। तो इन दोनों में आप जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है आप उसका क्या करते हो, आप यहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड अपन देखें इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में आप क्या होगा कि आपका जो भी हीटिंग एलिमेंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा आपके इसके चार्ज के। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा, जो भी हीट जनरेट होगी, अपन इसमें क्या होगा, आपका एक हीटिंग एलिमेंट होगा, उस हीटिंग एलिमेंट को अपन क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, और इसकी हीट है जो फिर आपको जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चार्ज है, उसको गर्म करने के काम आएगी। तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट प्रोसेस हो गया, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। In this method of heating, the current is passed through a wire or other high resistance material forming a heating element। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर अपन एक हीटिंग एलिमेंट यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, जिससे कि आपका जो करंट है वो क्या होगा, फ्लो होगा। The heat proportional to I square R loss produced in the heating element is delivered to the charge by one or more of the methods of transfer of heat। मतलब हीट ट्रांसफ़र के अपन ने जो मेथड है वो जनरली 3 प्रकार के मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, जो उस हीटिंग एलिमेंट की हीट है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसमें, आप जो भी आपका चार्ज है या जो भी आपका मटेरियल है जिसको आप गर्म करना चाहते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको अपन ये हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन तीनों में से कोई भी एक मेथड का यूज करके। If the heat transfer is by conduction, the resistor must be in contact with the charge। मतलब यदि आप हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन मेथड के थ्रू करना चाहते हैं तो जो भी आपका रजिस्टर है उसका कांटेक्ट किसके साथ होना चाहिए, आपके चार्ज के साथ होना चाहिए। An enclosure known as a heating chamber is required for heat transfer by radiation or convection for the charge। और यदि अपन अगर दूसरा अदर जो मेथड है कन्वेक्शन और रेडिएशन, अगर अपन उनको यूज करेंगे तो फिर अपन को एक क्या चाहिए होगा, एक हीट चैम्बर चाहिए होगा, जो कि आपका उस हीट चैम्बर से आपका जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगा किसको, चार्ज को। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज टू बी हीटेड, द हीटिंग एलिमेंट इज केप्ट इन ए सिलेंडर सराउंडेड बाय जैकेट कंटेनिंग द चार्ज। मतलब एक जैकेट होगा जिसके अंदर आपका जो चार्ज है वो फिलअप होगा, उसके अंदर फिर आपका क्या होगा, एक सिलेंडर के अंदर आपका हीटिंग एलिमेंट होगा, जहाँ पर आपका हीटिंग एलिमेंट में करंट फ्लो होने से आपका हीट प्रोड्यूस होगा, और वो हीट फिर आपको जो भी चार्ज है उसको हीटअप करने के अंदर काम आएगी। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का अपन को यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है, फंडे दे रखा है। तो अपन देखें तो यहाँ पर ये आपका जो है ये है क्या है, आपका चैम्बर है, जो सिलेंड्रिकल टाइप जो चैम्बर है, और इसके अंदर आपका फिर क्या होगा, आपका हीटिंग एलिमेंट होगा।
यहाँ पर अपन AC या DC सप्लाई कोई जो भी अपन को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे सप्लाई अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो आपको चार्ज गर्म करना है उसको अपन ने यहाँ पर जो भी आपका एनक्लोजर है उसके अंदर अपन ने फिलअप कर दिया है। ये आपका फर्नेस हो गया पूरा डायग्राम। ठीक है, ये आपका जो रेजिस्टेंस की फॉर्म में जो दिख रहा है ये आपका क्या है, हीटिंग एलिमेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो इस हीटिंग एलिमेंट के थ्रू क्या होगा, आपका करंट फ्लो होने लगेगा। क्योंकि इस हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी हाई है, इसीलिए इसमें क्या होंगे, I²R लॉस होंगे, और इस I²R लॉस के कारण इसमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और ये हीट फिर आपका जो भी मेथड्स हैं कंडक्शन के, हीट ट्रांसफ़र के 3 प्रकार के मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो तीनों में से कोई भी एक मेथड का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो हीट जनरेट हुई उसको अपन इस चार्ज को ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे ये जो भी आपका चार्ज है क्या हो जाएगा, हीट होने लग जाएगा। तो ये है अपनी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब इसके भी अपन एडवांटेज और एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि ये अरेंजमेंट आपको क्या है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब आप समान रूप से जो भी आपका चार्ज है उसको आप क्या कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा इसमें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, जो नेक्स्ट अगला जो या जो अदर कोई पॉइंट अपन देखें तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। नहीं, पूरे सरफेस पे या पूरे चार्ज में सेम टेम्परेचर आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल कैन बी प्रोवाइडेड इन दिस केस, मतलब यहाँ पर आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। एप्लीकेशन देखें तो दिस मेथड इज यूज्ड इन रूम हीटर, इन बायोमेटालिक स्ट्रिप, यूज्ड इन स्टार्टर्स, immersion water heater, and in various type of resistance oven used in domestic commercial cooking। चलो जो भी अपने ओवन्स हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसका रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, वो आप मैनुअली भी कर सकते हो और आप ऑटोमेटिक वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हो। तो आपके जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो भी ओवन्स यूज़ होते हैं तो वो कौन से मेथड है आपका, जनरली हीटिंग का इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो भी आपका हीटिंग एलिमेंट है वो हीट होगा, और उस हीट के कारण जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या जो भी मटेरियल है वो उसको फिर आप क्या करते हो, गर्म करते हो। तो अपने एप्लीकेशन में देखा कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का कहाँ यूज़ किया जाता है, रूम हीटर हो गए, स्टार्टर्स के अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप को गर्म करने में, इमर्जन वाटर हीटर्स में, और आपके जो भी इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पज़ के जो भी ओवन्स हैं उनमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना रेजिस्टेंस हीटिंग, जिसके अंदर अपन ने रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है, उसके कितने टाइप्स हैं, और उन टाइप्स के बारे में अपन ने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।